morning, all of you. Now, in the previous lecture, we already had started with this lesson 16, and as I told you, in a short form, you can call it as LPG, that is economic liberalization, privatization, and globalization. Now, we had also seen over here that how after independence there was a goal of our government to achieve speedy economic development, and many 5-year plans were carried out, but somehow it didn't work out 100%. We didn't achieve enough of economic development in true sense. So then in 1991, we or our government, we could say, decided to follow this industrial policy, or you can call it economic reforms, that is liberalization, privatization and globalization. We also had done in the previous lecture about how government, which was so very strict in the beginning for 40 long years, that is from 1951 to 1991, right? ये नहीं कि 1947 में इंडिपेंडेंस मिला तो उसी दिन से हमने काम करना शुरू कर दिया ऑन अ 5-year प्लान. वी हैड टू फर्स्ट प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 1950 से हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क करना स्टार्ट किया, and from 1951 to 1991, 40 long years, our government tried a lot, right? Various policies for industries, for the development of the country were framed. 5-year plans were framed, yearly plans were carried out, but there were some loopholes, that is some weak points you could call. And actually government for these 40 years was not that very liberal. It was so very strict related to the private companies and all. Most of the companies were handled by government. But then from 1991, when liberalization was adopted, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैंड ओवर कर दी टू द प्राइवेट कंपनीज. गवर्नमेंट लिबरल बन गई थी. परमिशन गवर्नमेंट की कंपल्शन नहीं रही. अब पहले जो कंपलसरी था वो सब गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया. पीपल वर वेरी मच एट ईज. अगर कोई नई कंपनी स्टार्ट करनी थी तो लोग बिना टेंशन के स्टार्ट कर सकते थे. हाँ, 3 इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने ही कंट्रोल में रखी, दैट इज रेलवे कनेक्टिंग द होल कंट्री, देन एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस. देन वी मूव ऑन टू एडवांटेजेस. हमने देखे थे कि कैसे बहुत सारा प्रोडक्शन बढ़ने लगा क्योंकि अब लोग अपने खुद के लिए काम कर रहे थे, बेस्ट देना चाहते थे कस्टमर्स को. सो देयर वाज अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ थी फॉर अनलिमिटेड डेवलपमेंट. प्रोडक्शन बढ़ने लगा, कंपटीशन भी एंट्री लेने लगी, बेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे सामने आने लगे. वी हैड अ चॉइस इंडीड, और बहुत सारा कुछ हम एक्सपोर्ट भी करने लगे. तो फॉरेन एक्सचेंज ने भी एंट्री ले ली हमारी कंट्री में. फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगा, लाइक ब्रिजेस एंड रेलवेज एंड you could see so many malls and theaters, multiplex theaters, and you could see the best road construction and lot many things you could include in our infrastructure that you could see. And the next, yes, there were some disadvantages like monopolies. You could not stop. Monopoly ने एंट्री ले ली. फिर inequality दिखने लगी between the rich and the poor, और हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा हमारे इंपोर्ट्स थे तो फॉरेन कर्ज बढ़ने लगा हमारा. एंड हमारी कंट्री एंशियंट टाइम से फेमस है फॉर एग्रीकल्चर, लेकिन हमने ज़्यादा ध्यान दे दिया इंडस्ट्रीज़ पे. बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करने में हम लगे रहे, तो एग्रीकल्चरल फील्ड थोड़ा बैकवर्ड रह गया, काफ़ी बैकवर्ड रह गया आई वुड से. Then privatization is government handed over to the private companies, most of its public sectors, and कई बार joint में भी government ने काम किया इन private companies के साथ. and advantages भी थे, disadvantages भी हमने देखे. advantages like बहुत सारी industries pop up होने लगी, huge investment होने लगा, बड़ी बड़ी मशीनें लगने लगी, latest products आने लगे हमारे आँखों के सामने मार्केट में. We had a big choice, vast choice, and working capacity increase होने लगी प्राइवेट कंपनीज में. क्योंकि जब हम खुद की फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं या खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं
तो वी वर्क डे एंड नाइट टू गिव द बेस्ट नॉट ओनली टू आवर सेल्फ बट इवन टू द कंट्री, इवन टू द पीपल आउटसाइड. तो लोगों की कैपेसिटी भी बढ़ने लगी, राइट. एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं ऑफ कोर्स कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, पावर, इकोनॉमिक पावर कम लोगों के हाथ में आ गया, एंड द वन हु हैड मोर मनी बिकेम रिचर, एंड प्राइजेस नेचुरली कंट्रोल में नहीं रहे, तो प्राइस राइज का बड़ा प्रॉब्लम आ गया कंट्री में. नाउ द थर्ड पार्ट दैट वी स्टार्ट टुडे इन डिटेल इज ग्लोबलाइजेशन. यहाँ पे हमने स्टॉप किया था लास्ट टाइम. अब ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस of connecting one country economy with the whole world economy. मतलब कि पहले हम कनेक्ट होते थे हमारे थोड़े बहुत नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जैसे नेपाल, भूटान एट्सेट्रा, और वहाँ पे भी हमें इम्पोर्ट तो कुछ करना नहीं था, हम एक्सपोर्ट ही करते थे, और ज़्यादातर हम उनको हेल्प ही करते रहते इन सब कंट्रीज़ को डेवलप होने में. सो वी डिडंट गेट एनी बेनिफिट्स फ्रॉम दिस कंट्रीज़. लेकिन जैसे ही हमने ग्लोबलाइजेशन में एंट्री ली तो हमारे काफ़ी प्रोडक्ट बहुत सारी कंट्रीज़ में पहुंचने लगे. एट द सेम टाइम डेवलप कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी हम बाय करने लगे, राइट. तो ग्लोबलाइजेशन, वन मार्क योर डेफिनेशन, इज़ अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन कंट्री इकोनॉमी और यू कैन से वन कंट्री मार्केट विद द वर्ल्ड मार्केट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, लेबर आजकल ईजिली अवेलेबल हो रहा है वर्ल्ड में. जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, मैकडोनल्ड्स, नाइकी, लिवाइस, रिबॉक, वुडलैंड्स, बहुत सारे कपड़ों के ब्रांड्स जो इम्पोर्टेड हैं, बेनेटन यू कैन से, एंड बहुत सारे अनलिमिटेड. येस, व्हेन यू गो टू एनी बिग मॉल तो तुम ये भी देखोगे कि वहाँ पे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, एंड एट द सेम टाइम तो ये फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, लेबर ईजिली वर्ल्ड में अवेलेबल होने लगा. जैसे हमारा लेबर बाहर हम भेजने लगे, या जिनको जाना है वो जा सकते हैं. प्लस हमें अगर किसी लेबर की ज़रूरत हो जो टेक्नोलॉजिकली फ्रॉम योर परफेक्ट बेस्ट, तो हम वो दिमाग इंपोर्ट करते हैं. मतलब उन लोगों को हम यहाँ पे बुलाते हैं फॉर फ्यू ईयर्स, वी लर्न फ्रॉम देम and then they go back and we pay to that company for their technology that they have given to us through the people जो यहाँ पे आए, उनके लोग हमें सिखाने. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी फ़ायदे होने लगे पूरे वर्ल्ड को. सो फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट्स हैव टेकन प्लेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. ऑब्स्टेकल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज वर रिमूव. अब दो कंट्री के बीच में जो लेबर का या मशीनरी या टेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पहले डिफ़िकल्ट था वो अब ईजी हो गया. सेकेंड, सच अ कंडीशन हैज़ बीन क्रिएटेड सो दैट कैपिटल एक्सचेंज कैन ईजिली टेक प्लेस बिटवीन टू नेशंस. अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई, पॉजिटिव कंडीशन, कि कैपिटल एक्सचेंज ईजी होने लगा. मॉनेटरी एक्सचेंज, मशीनरी एक्सचेंज, रॉ मटेरियल एक्सचेंज, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, ये सब बहुत ईजी हो गया. फिर जो डिफ़िकल्टीज़ थी हमारी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में वो भी निकल गई. फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर बिकेम ईजी. मतलब लेबरर्स को हम इंपोर्ट भी कर सकते थे, हम एक्सपोर्ट भी करने लगे. सो दिस आर सम एडवांटेजेस यू कुड से. लेट्स सी इन डिटेल इस एडवांटेजेस. इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. येस, यू कैन राइट दिस ऑल्सो एज एडवांटेजेस, या फिर यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं, यू कैन राइट दिस ऑल्सो इज इक्वली सेम. सो इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. मिक्स्ड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव बीन देयर ऑन इंडियन इकोनॉमी. अब ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव भी हमने देखे हमारी कंट्री पे इम्पैक्ट, नेगेटिव इफेक्ट भी हैं. लेट्स सी. मैनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर देयर विच आर एज फॉलोज. सो एडवांटेजेस. FDI is encouraged due to globalization. मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, योर वन मार्कर फुल फॉर्म यू हैव टू लर्न. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ बाहर की कंट्रीज़ ने आके इन्वेस्ट करना शुरू किया हमारी कंपनीज़ में. तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ हमारी कंट्री के लिए कि जैसे ही बाहर के लोग यहाँ पे आके हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या उनकी कंपनी की एक ब्रांच यहाँ पे डाल रहे हैं, तो हमारे लोगों को भी काम मिल रहा है.
and many other advantages are connected. Next, goods produced in those developed countries now we can easily get in our country due to globalization. Third, developing countries like India can face competition at international level due to globalization. Withstand मतलब हम फेस कर सकते हैं, हम भी इस कंपटीशन का हिस्सा बन गए, राइट. वी आर पुटिंग आवर प्रोडक्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल. अब अगर हम ग्लोबलाइजेशन में एंट्री नहीं लेते तो होता क्या कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी हम बढ़ाते ही नहीं. बट जैसे ही हमने वर्ल्ड मार्केट में एंट्री ली तो वहाँ पे एक पॉलिसी है कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करना पड़ता है फॉर टू पुट आवर कंट्री प्रोडक्ट एट द वर्ल्ड मार्केट. क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ के प्रोडक्ट की इक्वल टू हमें खड़ा रहना है. तो वी टुक एंट्री इन द कंपटीशन एट इंटरनेशनल लेवल. तो ये भी हमारी क्वालिटी, हमारी कंट्री में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेटर 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 बेस्ट हो रही है, राइट. एंड डिसएडवांटेजेस, यस ऑफ कोर्स, अच्छे के साथ बुरा तो फॉलो ही होगा और फिर बुरे के साथ तो अच्छा फॉलो होना ही है. इट्स वाइस वर्सा. सो डिसएडवांटेजेस, एक्सपेक्टेड सक्सेस मतलब हमने जो सोचा था कि इतना सक्सेस तो हमें मिलेगा ही, वो नहीं मिला. एक्सपेक्टेड सक्सेस हैज़ नॉट बीन अचीव्ड in finding solution to the problems of poverty and unemployment due to globalization. अब क्यों ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें फ़ायदा ज़्यादा नहीं हुआ रिलेटेड टू पॉवर्टी, राइट. मतलब कि पॉवर्टी की प्रॉब्लम ऊपर से बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में जब हमने एंट्री ली तो कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे हम? नेचुरली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तो हैं ही, बट we started producing machine made products also to, I told you, maintain that level with the developed country at international market. तो मशीन के सामने लोगों को काम कम मिला, अब पॉवर्टी भी इंक्रीज हो गई. डेवलपिंग कंट्रीज हैव नॉट गॉट इनफ बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट विच दे शुड हैव गॉट. मतलब कि जो हमें फ़ायदे मिलने चाहिए एक्सपोर्ट करके वो इतने नहीं मिले, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, राइट. और टेक्नोलॉजी ज़्यादा तो हम इंपोर्ट ही करते थे. देन नेक्स्ट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव गॉट मोर बेनिफिट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिडंट गेट मच बेनिफिट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. नेचुरली बड़ी इंडस्ट्रीज जिनके पास करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, वो बड़ी बड़ी मशीनें लगा के उन्होंने तो एक्सपोर्ट शुरू कर दिया अपने प्रोडक्ट्स का, तो वो रिच बिकेम रिचर. बट स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज डिडंट गेट द एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब अगर 2 मार्कर के लिए पूछे तब भी ये लिखना है, 3 या 4 मार्कर के लिए पूछे तब भी ये. इंट्रोडक्टरी पार्ट रिलेटेड टू द हेडिंग, ऑलवेज यू विल राइट. इफ यू आर आस्क्ड ओनली ऑन ग्लोबलाइजेशन से एडवांटेजेस फॉर 2 मार्कर, तब भी तुम ग्लोबलाइजेशन की एक डेफिनेशन तो लिखोगे लाइक इंट्रोडक्टरी पार्ट, फिर मेन आंसर शुरू कर दो. इफ़ यू आर आस्क्ड फॉर से 3 मार्कर और 4 मार्कर ग्लोबलाइजेशन, अब उतना तो कंटेंट है नहीं हमारे पास, तो करेंगे क्या? व्हेन यू आर आस्क्ड एनी शॉर्ट आंसर लाइक से 2 मार्कर का 3 या 4 में पूछ लिया, तो तुम लिखोगे द मेन आंसर इन द बिगनिंग. लाइक ग्लोबलाइजेशन 3 मार्कर में पूछा तो तुम ग्लोबलाइजेशन पहले लिखोगे, फिर उसके बाद ऐड करोगे द अदर 2, दैट इज लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. तो हो गया पूरा एक पेज भर के. सपोज यू आर आस्क्ड ओनली से फॉर 4 मार्कर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, अब ये तो पॉसिबल है ही नहीं. या 3 मार्कर के लिए पूछ लिया तो हम WTO की पूरी नोट लिखेंगे, लेकिन पूछा क्या है? ऑब्जेक्टिव्स. तो पहले ये लिखेंगे फिर आगे दूसरे पॉइंट्स. सो प्लीज रिमेंबर, राइट. I'll continue to tell you this format, how to make your short answer. 2 मार्कर को 4 में पूछ लिया, yes many a times, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में. लाइक 6 चैप्टर का जो एक शॉर्ट नोट है ताजमहल एंड ऑल, तो वो है एक्चुअल में 3 मार्कर. दे ऑलवेज आस्क फॉर 4 मार्कर. तो कैसे उसको लॉन्ग आंसर बनाते हैं? तो ऑलवेज जो मेन पूछा है उसको हम पहले लिखेंगे,
जैसे ताजमहल पूछा तो पहले वो लिख लो, देन एड 1 or 2 other informatory notes very much in short, that apart from Taj Mahal, other cultural heritage of India are कुतुब मीनार, तो उस पर 1-2 पॉइंट्स लिख लो, हुमायूंस टूम 1-2 पॉइंट उस पर लिख लो. सो सेम वे WTO. So let's see in detail. WTO was established on 1st Jan 95, 1 marker, by the member countries of UN. Its headquarters is located at Geneva in Switzerland, 1 marker. इस ऑब्जेक्टिव आर एस फॉलोज 2 मार्कर, बट लिखोगे पूरा, राइट? 2 मार्कर हो तब भी यहाँ से यहाँ तक लिखोगे. नाउ ऑब्जेक्टिव्स, फॉर एग्जाम्पल लेट्स मेक इट वेरी इजी कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव गोल क्या है 10th स्टैंडर्ड में. नेचुरली मैं क्लास में हमेशा पूछती हूँ व्हेन इज लाइव लेक्चर्स दैट व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव व्हेन आई कम टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन. तो बच्चे हमेशा 80 अप, 85 अप, 90 अप, किसी को 80 के बिलो चाहिए ही नहीं. लेकिन हमारी मेहनत कितनी रहती है 40 वाली, तो आएंगे कितने 35. या मेहनत करते हो 70 की, आ जाते हैं 50 60. फिर कहोगे ओ गॉड माई गोल वॉज 80 and 90 and all. हाउ कम आई स्कोर्ड ओनली 60? रीजन बेबी, यू हैव वर्कड ओनली इक्वल टू 50%, राइट, और 70%, बट यू आर एक्सपेक्टिंग मोर. तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं. मैं लेक्चर दूँ आधे घंटे का और मैं कहूँ कि मुझे 1 घंटे वाला उसका इफेक्ट चाहिए. नॉट पॉसिबल डियर. आई हैव टू वर्क मोर टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू एज पर माई गोल. अगर मेरा गोल है कि मुझे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें 100% तुम तक पहुंचाना है, उसका एक समझाना, तो आई विल हैव टू add some examples. I will have to explain to you in detail. It will not be like WTO was established in 1995. Okay, fine, by the member nation of UN. Is headquarter located in Geneva in Switzerland. तो objective to remove obstacle influencing global trading. Sorry, ये नहीं हो पाएगा. तो my goal is to reach up till you even through this system during lockdown period. So I try my level best कि मैं तुम तक पहुंच सकूं. आगे तो तुम्हें ही पता है कि मैं कितनी तुम तक पहुंच सकती हूँ, बट येस आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट. तो एग्जाम्पल वही मैं दे रही हूँ कि लाइक इफ योर गोल इज 90% और 80%, आई वुड ऑलवेज से वर्क मोर देन दैट. गोल है 90% का तो 100 के लिए काम करो. 80% है तो भी 100 वाला काम कर लो, राइट? ठीक है, 40 वाला गोल है तो 80 वाला काम करो. डबल द टाइम यू विल हैव टू वर्क हार्ड. अब तुम्हारा गोल अगर फॉर एग्जाम्पल 90 है तो नेचुरली तुम्हारी एक्टिविटी क्या होगी? 90 वाली ही होगी. यू आर नॉट गोइंग टू जस्ट रिलैक्स, ओ लॉकडाउन पीरियड एंजॉय, नो स्कूल नो ट्यूशन, करते हैं होगा, फेब्रुअरी और मार्च आ जाएगा, यू विल नॉट इवन नो. यू जस्ट blink and there the March is there in front of you with your board exam papers. So once again, be on your toes, make the best of this time period. और जो तुम्हारा गोल अगर सेट नहीं किया है तो आज WTO के एग्जाम्पल के थ्रू भी आज बैठ के इस लेक्चर के बाद गोल सेट कर लो डियो, राइट? तो गोल सेट करोगे, उस हिसाब से फिर काम करना होगा. दैट इज व्हाट WTO डिड कि ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू फंक्शन. इज नॉट ऑब्जेक्टिव गोइंग इन वन डायरेक्शन और फंक्शन उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, राइट? सो लेट्स सी ऑब्जेक्टिव्स टू रिमूव डिफिकल्टीज रिलेटेड टू ग्लोबल ट्रेडिंग. अब WTO का काम ये है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ WTO, मेंबर है वो, तो अगर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो WTO सॉल्व करके देगी. टू रिमूव द प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज ऑफ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड. कई बार ऐसी पॉलिसीज भी होती है जहाँ पे द डेवलप्ड कंट्रीज दे गेट मोर एडवांटेजेस. तो ये WTO देखती है कि ऑल आर ट्रीटेड इक्वली, राइट? नोबडी इज प्रोटेक्टेड मोर एंड लेस ओवर हियर. टू कोऑर्डिनेट विद ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी.
अब जितने भी हमारी कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ हैं, वर्ल्ड ओवर सब कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे इंडिया की ट्रेडिंग पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करवाना है विद दी जिनके साथ हम ट्रेडिंग कर रहे हैं. अगर इंडिया ट्रेडिंग कर रही है से विद जर्मनी, तो यहाँ पे WTO सपोर्ट कर रही है ये दो कंट्रीज़ को कोऑर्डिनेट करने में टू मेक द ट्रेडिंग ईजी. Now this one more example I'm going to give you, which always I give, and I enjoy giving this example year after year. I give it. The only reason is it becomes easy for you to understand. Now first of all, what is policy? अब तक कितनी बार हमने सुन लिया पॉलिसी. तो इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये वर्ड पॉलिसी. तो पॉलिसी मतलब कि लेट्स टेक वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. चलो भाई तुम्हारी बर्थडे है और तुमने सोचा चलो अब पार्टी रखते हैं. तो तुम खड़े हो अपने स्कूल के ग्राउंड में अपने फ्रेंड्स के साथ या क्लास में बैठे हो रिसेस में फ्री टाइम, एंड कल पार्टी है या 2 दिन के बाद है. तो देर बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं जो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं भी हैं, जस्ट फेस टू फेस यू नो देम. कई ऐसे भी हैं जिनको एक थोड़ी सी हल्की सी स्माइल दे दी, किसी को थोड़े 2-3 दांत दिखा दिए, किसी को 32 सी दिखा दी. तो ये 32 सी दिखाने वाले दांत वो क्लोज फ्रेंड्स हैं या बेस्ट फ्रेंड्स या बेस्टीज. तो अब हुआ ये कि तुम डिस्कस कर रहे हो क्या करें, राइट, फ्रेंड्स के साथ, और तुम सबको इनवाइट कर रहे हो. अब जो 2-3 तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको तो तुमने ये बड़ी स्माइल के साथ कहा कि भाई आ जाना, चलो नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे पार्टी है, दिस डे दिस डेट टाइम, राइट, एंड यू विल हैव डिनर एट माई प्लेस. अब वहाँ पे दूसरे भी खड़े हैं जो सुन रहे हैं, तो उनके साथ तुमने एक छोटी मोटी स्माइल वाली फ्रेंडशिप है, तो उनको भी तुमने शर्म के मारे कह दे ओके फाइन यू ऑल्सो कम. अब बेचारे 2-3 दूर भी खड़े हैं जो तुम्हारे क्लास के ही हैं, हाय हेलो हो जाती है, दांत दिखाने वाली सिस्टम है नहीं, बट यू आर सच अ नाइस चाइल्ड कि तुमने कहा नहीं इनको भी बेचारे को बुला लेते हैं तो मेरे ही क्लास में, अब उनको भी बुला लिया, राइट. अब देखो सबके साथ तुम्हारी फ्रेंडशिप अलग अलग है, वैसे ही उनकी भी तुम्हारे साथ अलग है उसी लेवल पे. नाउ हैपेंस व्हाट कि जिनके साथ बेस्टी वाली जो तुम्हारी रिलेशन है वो फ्रेंड्स घर पे जाके 1 हफ्ते पहले से ही तैयारी करेंगे, मम्मा गिव मी 500 रुपीज़ और 200 और 1000, मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है या मेरा बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, तो आई एम गोइंग टू पहले तो 1-2 दिन डिसाइड करने में जाएंगे, एंड देन माय गॉड दैट होल डे यू आर एंग्रॉस इन व्हाट टू ब्रिंग फॉर योर बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल. हो गया, मस्त गिफ्ट ले आए. अब जो स्माइल देने वाले फ्रेंड्स थे उन्होंने ग्रुप बनाया, भाई चलो ना 50-50 निकालते हैं, एक गिफ्ट ला के ग्रुप में दे देंगे. खाया सबने वही, लेकिन सी द डिफरेंस इन दैट पॉलिसी. और जो बेचारे दूर खड़े थे और जो थोड़ी बहुत लाइक हाय हेलो वाली जो सिस्टम थी वो भी आए डिनर में पार्टी में टू एंजॉय नेचुरली, क्योंकि बुलाया था भाई, बट इन्होंने 5-5 रुपये निकाले, राइट, और एक हल्की फुल्की कोई पेन या कोई कंपास बॉक्स और समथिंग लाइक दैट लाके दे दिया. ये हुई पॉलिसी. तो हमारी भी पॉलिसी सब कंट्रीज के साथ सेम नहीं होगी. इंडिया फॉर एग्जाम्पल इज मोर क्लोज विथ रशिया, तो वहाँ पे एक हमारी ट्रेडिंग पॉलिसी अलग होगी कि भाई 20% डिस्काउंट व्हेन वी सेल प्रोडक्ट टू देम. उनकी भी पॉलिसी हमारे साथ अलग होगी. अगर किसी और कंट्री के साथ थोड़ी दूर की पहचान है तो वहाँ पे 5% डिस्काउंट. तो दिस जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम प्रोवाइडिंग यू कि पॉलिसी मीन्स व्हाट, राइट. Now, fourth is to solve the trade related problem arising in the world. अब जब अलग अलग कंट्रीज के बीच अगर प्रॉब्लम आ जाए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड, तो वहाँ पे WTO वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देते. फंक्शन, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, तुम्हारा गोल अचीव करना है तो फंक्शन उसी हिसाब से होगा. गोल एंड फंक्शन अभी ये है हमारा कि गोल ऊंचे हैं, फंक्शन कम दिखाई दे रहे हैं मुझे पेपर्स में. When I check your papers, it should be this or at least this. चलो ये नहीं, इक्वल तो कर लो. तो फंक्शन सेटअप अ रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर,
मतलब एक ऐसी सिस्टम बनानी है जो WTO बना रही है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एग्रीमेंट रिलेटेड टू मल्टीनेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू इट। तो WTO ने एक ऐसी सिस्टम बनाई है जहाँ पे एक एग्रीमेंट सिस्टम जहाँ पे दो कंट्री जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो रही है एट द वर्ल्ड लेवल, तो दे साइन द एग्रीमेंट एंड WTO इज द जज ओवर देयर। World Trade Organization plays important role for debate, negotiation, for multinational trade. अब WTO का मेन काम क्या है कि डिबेट मतलब डिस्कशन, राइट? तुम्हारे स्कूल में जो डिबेट होता है वैसे नहीं, यहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, नेगोशिएशन कि दो कंट्री के बीच भी थोड़ा तुम लेट गो कर लो, थोड़ा तुम लेट गो कर लो, राइट? तो एक मल्टीनेशनल ट्रेड ईजी बना रही है WTO। देन इट एनकरेजेस अनबायस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए ट्रेडिंग में। डिफरेंट नेशन फॉलो देयर ओन पॉलिसी, जैसे हमने कहा इंडिया की पॉलिसी अलग अलग कंट्री के साथ अलग होगी। इट ऑब्जर्व्स देम, तो WTO देखेगी कि हर एक कंट्री की वर्ल्ड ट्रेड पॉलिसी क्या है, और अगर कोई उसमें बदलाव लाने हैं इम्प्रूवमेंट के लिए तो WTO उनको सुझाव देगी, सजेशन। इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब जब हम WTO में हम मेंबर बने, मतलब UN के मेंबर बने तो WTO के भी मेंबर बने, तो उसकी इफ़ेक्ट हमारी कंट्री पे क्या हुई, फ़ायदे क्या हुए, या क्या इम्प्रूवमेंट हमारी कंट्री ने किया WTO के सपोर्ट से। सो इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ WTO सिंस इज स्टार्टिंग, मतलब सिंस इज बर्थ या इंसेप्शन। So what will be the impact of this organization on India? Or which type of benefit would it India acquire are given below. अब इंडिया को क्या बेनिफिट्स हुए देखते हैं। India's contribution to world trade was 0.5%. Our export have increased greatly due to increase in international trade. As a result हमारा contribution world trade में हो गया 1%. अब यहाँ पे तुम कहोगे ओह 1%, dear it is an example given कि बट इफ़ यू चेक इट इज़ डबल। पहले 0.5% हम एक्सपोर्ट करते थे, आज उसका डबल कर रहे हैं, मतलब अगर 10 करोड़ का कर रहे थे तो आज 20 करोड़ का कर रहे हैं, राइट? सो डोंट लुक एट द परसेंटेज 0.5 एंड 1, इट मीन्स डबल। तो ये एक फ़ायदा हुआ। बीइंग मेंबर ऑफ WTO, एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड क्लोथ्स ऑफ आवर कंट्री इंक्रीज। हाँ, तो रेडीमेड गारमेंट्स हमारे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगे तो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन भी बढ़ा। एज ए मेंबर ऑफ WTO, इंडिया हैज़ बीन एबल टू एक्सपोर्ट इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। अब जैसे मेंबर बने तो एक तो क्वालिटी बढ़ाई, प्लस क्योंकि हमने इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री ली तो WTO ने एक उनके रूल्स हैं that this particular level product should be there, then only you can take entry in the export of the world trade. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होने लगा व्हेन वी बिकेम द मेंबर ऑफ WTO का सपोर्ट बढ़ा रहा इसमें। ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, प्रेशर ऑन इम्पोर्ट रिड्यूस्ड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। अब जैसे जैसे एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ तो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होने लगा, राइट? फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हुआ हमारा। And thus, as a member of WTO, India will not only get above mentioned benefits, but also it has to comply with some condition. अब ये benefits तो start हो गए हमें मिलने तब, लेकिन हमें rules follow करने हैं। जो condition WTO रख रही है हमारे सामने वो हमें accept करने हैं और follow करने हैं, तब जाके ये ऊपर दिए गए benefits increase होंगे। It is especially also dependent on how fast India increases its infrastructure facilities and how developed countries treat them. अब ये हुआ कि WTO के मेंबर तो बन गए और WTO ने हमें मदद करना भी शुरू किया, बेनिफिट्स भी हमने देखे। हाँ, और अगर हमें डेवलप होना है, कुछ और ज़्यादा डेवलपमेंट दिखानी है, तो एक तो वर्ल्ड ट्रेड के WTO के सारे कंडीशन फॉलो करने हैं। सेकेंड, WTO तभी सपोर्ट कर पाएगी अगर इंडिया डेवलपमेंट दिखाएगी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हो रहा है,
कितनी अच्छी फैक्ट्रीज हम सेटअप कर रहे हैं, कितने अच्छे बेटर मशीन्स हम डाल रहे हैं, इट विल ऑल डिपेंड ऑन दिस। और कैसे डेवलप कंट्रीज अग्री हो रही है हमें सपोर्ट करने, हमसे प्रोडक्ट खरीदने में। अगर डेवलप कंट्री सपोर्ट कर रही है तो नो डाउट इंडिया इज गोइंग टू डेवलप स्पीडीली। देन द नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, एकदम से डेवलपमेंट लेकिन मुड़ के देखो तो डिस्ट्रक्शन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ये नहीं करना है हमें, राइट। वी हैव टू डेवलप बट सी दैट विदाउट डिस्टर्बिंग नेचर, और फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखना है हमें, उनके लिए भी छोड़ के तो जाना है काफ़ी कुछ वर्ल्ड में। ये नहीं कि सब कुछ हम ही खा लें, राइट, कि चलो भाई घर में बहुत बड़ा मिठाई का बॉक्स आया या बहुत बड़ी केक आई है या तुम्हारी मनपसंद स्वीट्स आई हैं, और थोड़ी देर के लिए मम्मी ने कहा कि भाई काम है तो हम सब बाहर जा रहे हैं, देखना बाद में हम सब मिलके प्रॉपर्ली डिवाइड करके हम खाएंगे, तो डोंट टच इट। और तुमने किया क्या, यार ये मम्मी तो आ ही नहीं रही है और बाकी के लोग जो जॉब पे हैं वो अभी क्यों नहीं जल्दी आ रहे हैं, आई कांट वेट, चलो फटाफट फटाफट। यू कांट वेट मोर देन हाफ एन आवर, और जब नहीं आए बाकी के लोग टाइम पे थोड़े लेट हुए, तुमने तो खाना शुरू कर दिया। अब बेचारे पीछे जो रह गए खाए बिना, हाँ ये कि तुमने ज़्यादा खाया, उनके पार्ट में आया लेकिन कितना, इट वॉज जस्ट अ पार्ट, वो जल्दी ख़त्म हो गया, दे वर नॉट सेटिस्फाइड, दे डिडंट टेस्ट इट प्रॉपरली एज यू हैड बिन डूइंग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मिलजुल के खाएंगे, ठीक है, दूसरों के लिए भी, जो बाद में आ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा रखेंगे, थोड़ा नहीं काफ़ी रखेंगे। तो learn it according to the definition of sustainable development. Sustainable development is a development which meets the need of present generation without compromising with the ability of future generation to meet their own needs. मतलब हम मेहनत करेंगे, डेवलपमेंट दिखाएंगे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को हम परेशान नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि ठीक है चलो हम यूज़ कर लेते हैं, देखा जाएगा उनके लिए। नो, वी विल नॉट डू इट। Thus the idea of sustainable development developed because of extreme impact on nature. हमने इतना नेचर को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था कि फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचा ही नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया ही यही है कि ह्यूमन एक तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, नेचर प्रोटेक्ट करो, राइट, और जो ह्यूमन हैबिटेशन है जहाँ पे लोग रह रहे हैं उसके आसपास के एनवायरनमेंट को बचा के रखो। एंड सो वंस अगेन, idea of sustainable development developed because of negative impact on nature which was near the human residences and man created cover, that is environment. इन सबको हमने destroy किया था। The way and the speed with which present generation is developing, it cannot be maintained in the future. अब जिस तरह से हमने दौड़ लगाई थी नेचर को डिस्ट्रॉय करने में, तो वो फ्यूचर में शायद हम देखेंगे ही नहीं। सो वी कैन टेक कोरोना वायरस एज पॉजिटिव ऑल्सो, बिकॉज सी हाउ मदर अर्थ, मदर नेचर इज गेटिंग हील्ड, राइट। पोल्यूशन आई वुड से टूवर्ड्स द नील इट केम टू। तो चलो लेट्स टेक इट पॉजिटिवली ऑलवेज वॉट एवर हैपन्स। लेकिन ये जब लिखा गया था तब कोविड जैसा तो कुछ था ही नहीं सालों पहले। और अभी हमें ये ध्यान रखना है कि व्हेन एवरीथिंग बहुत नियर फ्यूचर, वेरी मच वेरी क्लोज डेज में बहुत सब कुछ जब नॉर्मल हो जाए एज बिफोर, पीपल आर मूविंग अराउंड वेरी मच इन अ नॉर्मल कंडीशन, तो हमें तब ये सीख ही लेना है आज इटसेल्फ that protect our mother nature, mother earth. There is a fear, however, that luxuries which present generation is enjoying will not be available for future. क्योंकि हम सब कुछ यूज़ कर रहे हैं अपने सेल्फिशनेस के लिए, ग्रीडीनेस के लिए।
there is great decrease in natural resource due to economic development and their quality is also being destroyed. तो हम इतना नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए, कि क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो रही है बाहर नेचर की. इन दिस कंडीशन देयर इज अ नीड टू चेंज दिस डेवलपमेंट आइडिया. तो कौन सा आइडिया अब हमने डेवलप किया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज स्टडीड because of present development and impact of it on a country and on a environment. Now following strategy मतलब policies should be adopted to preserve, conserve our nature. The renewable natural resources like cultivable farm, forest, water resource should be used in such a way that their quality is maintained. तो हमें पहले क्या ध्यान रखना है? Very important your detailed answer. कि जो हमारी ज़मीन है, फार्म है, एग्रीकल्चरल लैंड जिसको हम कल्टीवेट कर रहे हैं, फिर जो हमारे फॉरेस्ट हैं, वाटर रिसोर्स हैं, उसको इस तरह से यूज़ करें कि हम क्वालिटी मेंटेन रखें. ज़्यादा केमिकल यूज़ ना करें, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड ऑल, सो दैट क्वालिटी ऑफ द सॉइल इज़ मेंटेन. पानी को हम पोल्यूट ना करें, फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रॉय ना करें, ये ध्यान रखना है. नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स मतलब जो एक बार यूज़ हुआ तो वापस नहीं मिलने वाला, लाइक कोल, पेट्रोल एट्सेट्रा शुड बी यूज केयरफुली, दैट इज जुडिशियसली. इंडस्ट्रियल लोकेशन शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लेसर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. मतलब इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पे हमें लोकेट करनी है या डेवलप करनी है जहाँ से रॉ मटीरियल का रीजन काफ़ी नज़दीक हो ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो. सिंसियर मतलब वेरी सीरियस अटेम्प्ट शुड बी मेड फॉर इको फ्रेंडली डेवलपमेंट. डेवलपमेंट करो लेकिन आई टोल्ड यू इको फ्रेंडली. ज़्यादा हमें नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, केमिकल्स कम से कम यूज़ करने हैं. दोज रिसोर्स विच कैन बी यूज इन मोर देन वन वे शुड बी यूज इन डिफरेंट वेज. like different irrigation system are used for more than one purpose. इसलिए तो उसे हमने नाम दिया multi-purpose project, which we will do in detail in our 11th chapter, that is in geography. Like पहले डैम कंस्ट्रक्ट होता था पुराने ज़माने में for only say one reason. फिर हमने उसे यूज़ किया for many reason कि भाई इरिगेशन के लिए भी काम आए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, फ्लड कंट्रोल हो, ट्रांसपोर्टेशन that is from one bank of the river to the other bank, etc. Natural resource should not be wasted, right? Control should be put. मतलब गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए on unplanned throwing away of industrial waste in water. रिवर का पानी, लेक का पानी हम खराब कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज का केमिकल वाला पोल्यूटेड वाटर रिलीज कर रहे हैं पानी में, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग. इसीलिए तो गंगा रिवर इतनी पोल्यूट हो गई, विच वॉज एक्चुअली आई वुड से सो वेरी लॉन्ग रिवर. प्योर वाटर जो फ्लो हो रहा था उसको हमने हमारे स्वार्थ के लिए पोल्यूट कर दिया. तो अब गंगा रिवर का प्रोजेक्ट चल रहा है, क्लीन प्रोजेक्ट. फिर इंक्रीजिंग स्लम्स मतलब जो झोपड़पट्टी इंक्रीज हो रही है हर एक बड़ी सिटीज़ में. All these things are leading to lots of uncontrolled pollution and dirtiness and all. तो ये हमें चेक करना है कि ये सब ना हो. More importance मतलब stress should be put on use of renewable source मतलब non-conventional source of energy like solar energy, wind energy, etc. And again your detail steps taken to protect environment. So very interesting. Hold this part for your detail also, 3 marker, 4 marker and also for 1 marker. For the first time, Earth Conference was organized in 1972 at Stockholm in Sweden. Thereafter, from time to time, convention, matlab meetings and camps have been organized to protect the environment at world level. So your all MCQs. And in this meeting, it was decided to take different steps फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो हमने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए, डिस्कशंस हुए इस वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग्स में, जो अब हम कंटिन्यूटी हर साल करते ही हैं कि कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए. इंडिया ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ इट इन दिस ग्लोबल एफर्ट.
Government is also making different effort at country level also. So let's see. Information about pollution condition of different cities of nations presented. अब रोज़ अगर तुम न्यूज़ चैनल देखो रिलेटेड टू कितना पोल्यूशन कौन सी सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा है, तो अगर मैं क्वेश्चन अगेन माई वेरी नॉर्मल एंड कॉमन क्वेश्चन एवरी टाइम इन माई दिस लेक्चर कि विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ मैक्सिमम पोल्यूशन, तो तुम कहोगे ऑफ कोर्स पहला दिमाग में आएगा मुंबई, दिल्ली, बट डियर अहमदाबाद में ज़्यादा है, रीज़न, और ये दिल्ली में तो है ही, बट आई वुड से कि बॉम्बे से ज़्यादा तुम अगर देखो तो अहमदाबाद में है, क्योंकि येस नाउ एट प्रेजेंट इज़ वेरी लो ड्यू टू दिस कोविड, बट अदरवाइज कैलकुलेट हम करते ओ बॉम्बे में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन, बट इज़ नॉट दैट. बॉम्बे में लोकल ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है, लाइक लोकल ट्रेन, विच डजंट रिलीज पोल्यूशन. देन like you can say local transportation, road transportation, right, BST bus उनकी जो होती है. हमारे यहाँ ज़्यादातर अहमदाबाद में we see that more of two wheelers, right, and two wheelers मतलब once again पेट्रोल जो धुआं छोड़ रही है ज़्यादा. you have four wheelers ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कम यूज़ हो रहा है हमारे यहाँ, ये सिस्टम कम है अहमदाबाद में, तो यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है. तो गवर्नमेंट ये देख रही है हर एक स्टेट की एंड ओवरऑल ऑफ आ कंट्री कि पोल्यूशन कैसे कम करें. वो इन्फॉर्मेशन भी हमें टीवी पे मिलती रहती है हर बार एंड इवन ऑन न्यूज़पेपर्स. फिर सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव बीन एस्टैब्लिश टू कंट्रोल पोल्यूशन. स्टेट लेवल पर भी है ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और कंट्री लेवल पे भी जो चेक करती रहती है कि कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा पोल्यूशन रिलीज़ कर रही है, उस पर बैन लगा देती है या स्ट्रिक्ट रूल्स फ्रेम कर रही है इन इंडस्ट्रीज़ के लिए. 5 जून डिक्लेयर्ड एज एनवायरनमेंट डे इन द वर्ल्ड. इन इंडिया गवर्नमेंट पास्ड APC, दैट इज एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, इन 1981. इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैव बीन साइंड फॉर डिटीरियोरेटिंग, दैट इज फॉर डिस्ट्रॉइंग द ओजोन लेवल, एंड डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत कंट्रीज़ ने ये एग्रीमेंट साइन किया है. दैट वी विल ट्राई टू सी कि ट्राई नहीं, येस वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ दिस इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे कि कैसे हम पोल्यूशन कम रिलीज़ करें. डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट पे डिस्कशन होते रहते हैं. दस कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज़ नॉट ओनली गवर्नमेंट या एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. If we do not control pollution, no doubt in very near future, life on the earth will be shortened, will be destroyed. So with this, we complete this chapter, and I hope you have enjoyed. And if you enjoyed this pattern of giving examples in special economics, क्योंकि अब जो दूसरे chapters follow होंगे आगे जब हम करेंगे, to make it more interesting, always I try to give more and more your example, my example. तो अगर तुम इस सिस्टम से अगर खुश हो, just forward a message to me very much in short that yes, example we need, right, more examples. So let's make our lectures more interesting, more entertaining, I would say, special economics, which is of course my favorite also. And I would like to make it your favorite too, and not a boring subject. I don't want to make it. So I've always tried in my live lectures also कि economics और बाकी के of course SS as a whole मैं interesting बना सकूँ तुम्हारे लिए. And I don't know कि कहाँ तक मैं successful हूँ इस particular point पे, but I try my level best. And just put in yes or no, WhatsApp पे डाल देना. Thank you so much. Take care, my dear, and help out your parents in this lockdown period a lot. Be with them, love them. Yes, you love them a lot. लेकिन कुछ सपोर्ट कर लो उनको, एटलीस्ट पढ़ाई करके सपोर्ट कर लो. बाकी का काम तो वो खुद कर ही सकते हैं, बट इफ़ यू स्टडी अ लॉट
आई थिंक 90% मम्मी का टेंशन तो कम हो ही जाएगा वहीं पे, वो भी एकदम एनर्जेटिक हो जाएगी. सो प्लीज़ 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 टेक केयर. घर पे रहो, एन्जॉय करो विद द लेक्चर्स एंड विद नेचुरली थोड़ा बहुत टीवी. मैं हमेशा बोलती थी टीवी कम देखो, तो अभी भी मैं कहूँगी यस कम देखो, लेकिन पहले से थोड़ा ज़्यादा देख लो, बिकॉज यू हैव इनफ टाइम टू स्टडी. तो पहले पढ़ाई कर लो. डोंट से कामिनी मैम सेड कि भाई टीवी देखो. टीवी एंड एवरीथिंग इज देयर इन योर लाइफ लॉन्ग, लेकिन अच्छे से पढ़ाई कर लो, रोज़ का रोज़ काम कर लो. इज़ हार्डली 1 आवर या 40 मिनट्स लेक्चर एंड 1 घंटे का काम अगर तुम बाई चांस पढ़ाई कर लो इस लेक्चर के बाद, राइट. क्वेश्चन आंसर्स अब तो हार्ड कॉपी है तुम्हारे हाथ में, तो लर्न कर लो, लिख लो, अच्छे से पढ़ाई करो, फिर तो पूरा दिन तुम्हारा ही है. देन एन्जॉय, राइट. सो थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर्स. ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दिस इकोनॉमिक्स एंड ऑल, जो थोड़ा बहुत मैं प्रीचिंग करती रहती हूँ. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड इफ़ पॉसिबल फॉलो इट. थैंक यू वंस अगेन.